बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक WTO के बारे में है। वो WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाम से इंडिकेट हो रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे ट्रेड जो है वो बिटवीन नेशंस उसको रेगुलेट करने में हेल्प आउट कर रही है। अटेंडेंस अपनी मार्क कर लीजिएगा एज पर यूजुअल प्रैक्टिस बाय यूजिंग द चैट बॉक्स। So let's start from WTO trade regulations. प्रेजेंटेशन जब ये दो कंपोनेंट्स में गालबन 2 अटेम्प्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे और लास्ट वाले सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है उसकी साइड पे आएंगे। आप काइंडली जहां पे कोई एम्बिग्विटी फील करें, कोई डिस्टर्बेंस फील करें, उसको नोट कर लीजिएगा और फिर क्वेश्चंस की शक्ल में हम इसको एड्रेस करेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. WTO trade regulations. These are our study objectives. After this lecture, students will be able to understand what is WTO, what is its structure, why it is required. I mean, what are the objectives of WTO, what are the rules of this organization, and what are the agreements. Agreements are basically the core or the structure or the backbone of the WTO on which the whole organization functions. Then we will see food safety status of some Pakistani foods, and mostly you people are already well aware about the safety status of Pakistani foods, but we will just have a quick overview. We will also discuss the quality eras in Pakistan. Since its inception 1947 till to date, and afterwards we will see the impact on Pakistan. So WTO has a positive as well as a negative impact on the nations. जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थे वो आपको पता है कि टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस हैं, नॉलेज वाइज भी एडवांस हैं, और वो सिचुएशन को रियलाइज करते हुए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो बेनिफिट उठाते हैं चीज़ों का। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पे नॉलेज बेस कम है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव नहीं है, वहाँ पे लोग कह लें कि उतना फ़ायदा नहीं उठा सकते। हालांकि WTO का जो मकसद था वो एक यूनिफॉर्म प्ले ग्राउंड प्रोवाइड करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के कोई कंट्री जो है एडवांस है टेक्नोलॉजिकली या बैक साइड पे है। लेकिन ऑफ कोर्स लाइफ में भी हम देखते हैं कि जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो बेनिफिट ले लेते हैं, और जो लैगर्ड्स होते हैं, पीछे रह जाने वाले होते हैं, वो उतना फायदा नहीं उठा सकते। वे फॉरवर्ड हम देखेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से हमें क्या करना चाहिए ताकि हम नेशंस के अंदर जो है वो सर्वाइव भी कर सकें और प्रोग्रेस भी कर सकें। So let's start from the introduction. What is WTO? WTO is basically is an organization which intends to supervise and liberalize international trade. अब दो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, सुपरवाइज करना, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ना कि एक टीचर है वो स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करता है, तो सुपरवाइजर का काम होता है उनको गाइड करना। तो WTO जो है वो कंट्रीज को हेल्प आउट भी करती है जहां पे उनको जरूरत पड़े, उनको सुपरवाइज भी करती है कि कौन क्या कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ऐसी चेंजेस भी ये कर रहे हैं कि जिनसे ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पे लिबरलाइज कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए, इसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग को निकाल दिया जाए। जैसे होता है ना कि फर्ज के हमारा हमसाया में अच्छा नहीं लगता तो हम कहें कि भाई हमने उसके साथ ट्रेड नहीं करनी, हालांकि आपको पता है कि जितना कोई करीब 3 कंट्रीज होंगे उनको कम से कम जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कास्ट पड़ती है, और सेम चूंकि वर्क फोर्स दोनों साइड पे काम कर रही होती है तो वो प्रोडक्ट इकोनॉमिकल होती है उनके लिए, और एक्सेप्टेबल भी होती है, क्योंकि उस तरह उस माहौल के अंदर, उस एनवायरनमेंट और कल्चर के अंदर वो चीजें जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं।
लेकिन जब आप एक टोटली किसी दुनिया के ऐसे हिस्से से चीज मंगवाते हैं कि जहाँ का ये सारी चीजें जो फैक्टर भी मैंने कहा ये डिफरेंट हूँ, तो अल्टीमेटली उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। और स्पेशली अगर हम फूड की बात करें, कमोडिटीज की बात करें, तो ये जितना दूर का एरिया होगा, स्पेशली पेरिशेबल कमोडिटीज जो हैं, खराब होने वाली जो कमोडिटीज हैं, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या कहती है कि मैं एक कंट्री को जो है ना वो प्रेफर किया जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी इससे तो मैं तजारत करूंगा, लेकिन दूसरे हमसाये से नहीं करूंगा या तीसरे हमसाये से नहीं करूंगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना इसको खत्म करना, ट्रेड को लिबरलाइज करना, ठीक है, इसके लिए भी WTO काम कर रही है। तो बेसिकली दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि इसका मकसद है सुपरवाइज करना और लिबरलाइज करना। ऑफिशियली जो है ये 1995 भाई जनवरी 1 उस वक्त ये मार्जे वजूद में आई। लेकिन ये एक हिस्ट्री में जाए तो टोटली एक नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि इससे पहले एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी गैट के नाम से, GATT, एंड G stands for general, A for agreement, T for tariffs and T for trade। तो गैट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन छोटे लेवल पे थी, मे बी उसके 30-40 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स थे। लेकिन 1995 में जब इसको लॉन्च किया गया तो उस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जो है ना वो इसके मेंबर्स बन गए थे। चाइना को इनिशियली इसके अंदर शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान की एफर्ट्स जो हैं वो चाइना के लिए यहाँ पे भी हमें नजर आती हैं कि इसने उनके लिए वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया कि फिर चाइना को इसके अंदर शामिल किया गया। और अब क्या सिचुएशन है, दुनिया के किसी हिस्से की बात कर लें, हर जगह पे चाइना की जो कमोडिटीज हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा हमें मिलती हैं। और वजह क्या है कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री को रोक नहीं सकता, अनड्यू वजह से वो उसके ऊपर बैन नहीं कर सकता कि आप हमें स्टफ प्रोवाइड नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस कि वो दो कंट्री या दो कंट्रीज के अंदर अगर दो फैक्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो WTO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं, एग्रीमेंट्स को फॉलो कर रही हैं, तो फिर दरमियान में जो रुकावटें थी वो अब खत्म हो चुकी हैं। तो इस वक्त तकरीबन 40-50% के करीब जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसके अंदर चाइना जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है। World Trade Organization is the only global international organization dealing with the rules of trade between the nations। इस बड़े लेवल पे हमें कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नजर नहीं आती। हाँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे एक सार्क का प्लेटफॉर्म है जिसमें ये साउथ एशियन कंट्रीज जो है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये इस तरह के कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं। तो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं डेफिनेटली वहां पे भी लोग अपने मसले मसाइल जो हैं वो डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज वहां पे कह लें कि लेके चलती हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो WTO is the only organization which is defining the rules of trade between the nations। और रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप भी अगर कोई गेम खेलना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पूछते हैं कि यार इसके रूल्स क्या होंगे, ठीक है, और रूल्स के अंदर रहते हुए आप काम करें तो आपके ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं आता। और रूल से हट के जब हम बात करते हैं तो फिर रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। ये डाटा जो इस वक्त मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ ये लास्ट ईयर का डाटा है भाई। इसको हम अपडेट देख सकते हैं इसका जाके। तो लास्ट ईयर तक 159 जो है इसके मेंबर कंट्रीज जो हैं वो हमें मिलते हैं। 26 जो है ना इसके अंदर ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हमें मिलती हैं। ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स क्या होती हैं कि जो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हों या ना हों, ठीक है। So observers must start accession negotiations within 5 years of becoming observers। तो 5 साल तक वो वहाँ उनके जो अजलास होते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, और फिर उनके लिए लाजमी हो जाता है कि विदिन 5 years जो है ना फिर वो इसका पार्ट बन जाए। तो अराउंड अबाउट हमें ये 170-180 के करीब कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर नजर आ रहे हैं कि जो
इसके मेंबर्स हैं। जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका ऑफिस है भाई, और इसमें मल्टी लेयर्स में डिफरेंट इसकी काउंसिल्स और कमेटीज और वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। सबसे छोटा लेवल जो है इसका वो कमेटीज आ जाती हैं, फिर कमेटीज जो है ना उससे ऊपर फिर वर्किंग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने कह लें कि वैसे तो बने हुए हैं, लेकिन मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऑलिव ऑयल फॉर एग्जांपल, इसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम देखना चाहते हैं कि अगर वो कंट्री बेचना चाहता है, को खरीदना चाहता है, तो इसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इसके हिसाब से उसको हम मार्क करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये कमेटीज का काम है। और अगर हम कोई लोकल प्रोडक्ट है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये फिर हमारा पहले फर्ज बन जाता है कि उसके हम लोकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करें, उन स्टैंडर्ड्स को फिर हम आगे प्रेजेंट करें WTO में, और वहां पे फिर डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स होंगे, मे बी कमोडिटी वाइज हैं, और अल्टीमेटली फिर वहां से जो चीजें स्टैंडर्डाइज होती हैं, वेरीफाइड होती हैं, उसके बाद फिर ये आगे इसके डिफरेंट जो कह लें कि जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए उनको स्टैंडर्ड्स का दर्जा दे दिया जाता है। तो जनरल काउंसिल है जिसमें मजीद जो है ना आगे गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल, IPR काउंसिल्स वो एग्जिस्ट करती हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर वर्किंग ग्रुप्स और कमेटीज हैं, और अबव ऑल जो है ना इसके ऊपर हमें मिनिस्ट्रियल कमेटीज जो है वो एग्जिस्ट मिलती हैं। अच्छा, अब WTO करती क्या है भाई? What is WTO? It tries to provide market access to countries for their products and services and promote friendly investment policies by eliminating. अब ये 3-4 मैं फैक्टर आपके साथ शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि कैसे ये कंट्रीज की प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को रेगुलेट करती है, ठीक है, और उसके अंदर अगर कोई किसी किस्म की कह लें कि एम्बिग्विटीज पाई जाती हैं, रुकावटें पाई जाती हैं, तो उनको ये कैसे एलिमिनेट करती हैं। सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये एक सर्विस सेक्टर है, और प्रोडक्ट्स क्या है? किसी इंडस्ट्री की आउटपुट जो है, कोई फूड आइटम है, कोई इंडस्ट्री दूध प्रोसेस कर रही है, कोई गोश्त प्रोसेस कर रही है, उनकी प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स को भी और सर्विसेज को भी, दोनों को ये रेगुलेट करती है। अब कैसे ये फ्रेंडली माहौल पैदा करती है? नंबर 1, ट्रेड डिस्टॉर्शंस बिटवीन कंट्रीज, यानी उन मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान जो ऐसी गलत चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जिनकी वजह से ट्रेड जो है वो फ्रेंडली नहीं रहती, ट्रेड करना जो है वो मुश्किल हो जाती है, उसको दूर करना, उन रुकावटों को दूर करना। ट्रिमिंग डाउन टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। इसी तरह आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैं, डिफरेंट टाइप की ड्यूटीज हैं जो कंट्रीज जो हैं वो इम्पोज करते हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बाज दफा हाई टैरिफ या हाई ड्यूटी जो है वो इसलिए रखी जाती है कि बाहर की कमोडिटीज जो है ना वो कंट्री के अंदर इतनी ज्यादा ना आ जाए कि लोकल इंडस्ट्री जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाए। लोकल इंडस्ट्री को फंक्शनल रखने के लिए डिफरेंट किस्म की जो है ना वो प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी इंडस्ट्रीज को कंट्रीज ने कुछ ड्यूटीज इम्पोज की होती हैं, ठीक है। जैसे हम बाहर से अगर वो गाड़ी मंगवाना चाहते हैं तो हो सकता है वो जो हमें गाड़ी 30 लाख की मिल रही है वो बेसिकली 10 से 15 लाख उसकी प्राइस है, लेकिन यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्शन होती है उनको सपोर्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल कह लें कि वहां पे इतनी हैवी ड्यूटीज लगा देती हैं कि वो डबल प्राइस में जब मिलेगी तो लोग फिर डिस्करेज होंगे। इसके अलावा कोटास, कोटा आप अच्छी तरह समझते हैं, आपका जब एडमिशन होता है तो उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के कोटास जो रखे जाते हैं। कोटास एक हद तक तो वो ठीक होते हैं कि उनका मकसद होता है कि किसी तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। जैसे हम कह दें कि भाई अगर ये फीमेल और मेल का जो 50-50% जो है ना ओपन मेरिट पे दाखिला होगा तो ये दिस इज द कोटा, ठीक है। अगर हम ओपन मेरिट करते हैं तो फिर इसमें जेंडर डिफरेंसेस निकल जाते हैं, और मेरिट में जो भी टॉप के स्टूडेंट्स होंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो उसमें फॉल करेंगे। इसी तरह कराची में बाज दफा हम सुनते हैं जी वहाँ पे अर्बन सिंध और रूरल सिंध बड़ा डिफरेंस पाया जाता है कि कराची के लोगों को बड़ी सहूलतें अवेलेबल हैं, वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पे एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज वो ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। और अगर सिंध का सेंट्रल और उसका जो विलेज एरिया, रिमोट एरियाज उनकी बात करें तो हो सकता है वहाँ पे स्कूल उस लेवल के ना हो, वहाँ पे लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली कि वो
तो फिर बेसिकली वो इंटीरियर सिंध के लोग जो हैं वो सिटी जो कराची के लोग हैं उनके साथ compete नहीं कर पाते। तो वहां पे फिर क्या किया गया कि उनका कोटा रखा गया कि भाई ये 50 के अंदर जो है ना वो 10 या 20 लोग जो है ना वो सिंध के हमने इंटीरियर से लेने हैं कि उनका आपस में मेरिट बनेगा। जो सिटीज वाले हैं ना उनके साथ उनका मेरिट नहीं बनेगा। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे आप देखते हैं कि पंजाब जो है वो ज्यादा एडवांस है और सिंध है, और उसके बाद फिर हमें जो बलूचिस्तान केपी के ये कंपैरेटिवली बैक पे नजर आते हैं। तो फिर डिफरेंट प्रोविंसेस की जो है ना वो सीटें रखी जाती हैं पंजाब के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ताकि उन लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कोटास जो है ना ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इनको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक। अच्छा, इसके बाद चौथे नंबर पे जो अबॉलिशिंग सब्सिडीज इन अ फेज्ड मैनर। सब्सिडी क्या होती है कि जब एक कंट्री के अंदर इनपुट की प्राइसेस कंपैरेटिवली अगर आप समझते हैं कि ज्यादा हैं, खाद, बीज, पानी, बिजली, ये सारे खर्चे ज्यादा हैं, और वहां पे जो प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्ट जो है वो आपको बाहर की निस्बत महंगी पड़ती है। तो बाहर से आप मंगवाएं तो वो सस्ती पड़ती है, और लोकल इंडस्ट्री जो है ना वो उसको महंगी बना रही है, तो फिर वहां पे सब्सिडी दी जाती है। या आप समझते हैं कि बिजली जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है कि 15 रुपीज पर यूनिट, लेकिन अगर इसी रेट से वो फार्मर को प्रोवाइड करे तो फार्मर जो है ना उसकी प्रोडक्शन उसको इकोनॉमिकल नहीं रहती, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करती है, कुछ पैसे अपनी तरफ से ऐड करती है। तो मकसद क्या होता है कि लोकल लोग जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, लोकल बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए। ठीक है। अदरवाइज बाहर से एक वक्त तो ठीक है आप चीजें मंगवाते रहेंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जब आपकी सॉवरनिटी मुतासर होती है, कोई पाबंदी लग जाए, कोई बैन लग जाए, तो अल्टीमेटली आप लोग जो है वो एज अ नेशन सफर करते हैं। तो जितने ज्यादा इंडिपेंडेंस होएगी ना उतनी ज्यादा वो कौम जो है वो खुशहाल होगी। अभी ये कोविड में आप देखें कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने, लोगों ने इतना क्विक रिस्पांस दिया है। यहाँ पे कह लें कि जो वेंटिलेटर्स हैं उनसे लेके मास्क, सैनिटाइजर्स और जितनी भी टूल्स और किट्स चाहिए थी जो कि शुरू में बाहर से आई हैं, वो यहाँ पे लोकल, और बल्कि पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी साबित हुआ है कोविड, कि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी हाई थी, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ गई थी। तो हम लोगों ने उन चीजों को डेवलप करके यही जो मास्क अब हमें 25, 30, 50 में मिलता था शुरू में, जो सर्जिकल मास्क है, अब आप देखें कि ये 4-5 रुपीज की रेंज में आप इसका बॉक्स जो है वो खरीद सकते हैं। तो सब्सिडीज जो है एक खास हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ जो है ना वो एक एक कंट्री को नहीं देख रहा, उसने पूरी दुनिया को देखना है। वो एक फेयर और जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज है ना उनको प्रोवाइड करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि ये ना अपनी इंडस्ट्री को कोटा रख के जो है ना सपोर्ट करें, सब्सिडीज दे के अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें। वो कहता है कि भाई ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला काम है, जो बंदा रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक काम करता है आप उसको रोक नहीं सकते। वो आपको एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जब गुजरेंगे इसमें से तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी कि कैसे जो है ना वो लोकल इंडस्ट्रीज को और रीजनल इंडस्ट्रीज को कुछ कंट्रीज सपोर्ट कर रहे होते हैं, और फिर उनको एक टाइम दिया जाता है कि इतने अरसे तक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आप इन चीज़ों को छोड़ के जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं, अगर आपने साइन किए हुए हैं, अगर डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, तो देन यू विल हैव टू फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये 4 पॉइंट्स भाई आपने ज़हन में रखने हैं। इनका मकसद जो है वो बैरियर्स क्रिएट करना होता है। फेयर प्ले जो है ना वो बंदा नहीं खेल सकता, लेकिन उन कंट्रीज ने, उन रीजन्स ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें इम्पोज की होती हैं। तो डब्ल्यूटीओ जो है ना उसका मकसद क्या है कि वो फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसीज बनाए, और उसमें जो भी रुकावटें आती हैं डिफरेंट टाइप्स के उनको रिमूव करे। WTO has rules to address quality issues, labor standards, environmental aspects, government regulations, and
लीगल फ्रेमवर्क्स। आगे हम देखेंगे ये 4 किस्म के गालबन रूल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इश्यूज क्या आते हैं जब हम डिफरेंट लेवल्स, आपने देखा होगा कि चाइल्ड लेबर जो है ना वो इंडस्ट्रीज के बाहर लिखा होता है कि चाइल्ड लेबर जो है ना उसको हम डिस्करेज करते हैं, क्योंकि इनको कंट्री के लिए प्रोडक्टिव वर्क फोर्स बनना चाहिए, पहले एजुकेशन लेनी चाहिए, स्किल जो है वो लेनी चाहिए, उसके बाद फिर उनको जॉब्स में आना चाहिए। और अगर वो बच्चे स्कूल छोड़ के जॉब करना शुरू कर देंगे अर्ली लाइफ में, तो फिर वो इतना ज्यादा लाइवलीहुड नहीं कमा सकेंगे थ्रू द रेस्ट ऑफ द लाइफ, और इतना प्रोडक्टिव नहीं हो सकेंगे। तो क्वालिटी इश्यूज को एड्रेस कर रही है, लेबर स्टैंडर्ड्स को, इस तरह इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपने देखा कि आजकल ग्रीन हाउसेज इफेक्ट जो है वो हमें बड़े वाजे होकर नजर आ रहे हैं, और क्लाइमेटिक चेंजेस का वर्ड आप बड़ा फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। अभी भी यूएसए ने इस वक्त अनाउंस की है जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड उनकी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो इसमें वेस्ट को ट्रीट करके एटमॉस्फेयर में फेंकना, ठीक है, इसके ऊपर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज इंटरनेशनल लेवल पे भी एग्जिस्ट करती हैं, और कंट्री लेवल पे भी फिर उसकी जो ब्रांचेज हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो इन एस्पेक्ट्स को भी देखना, ये ना हो कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो इतनी ज्यादा इंडस्ट्री लगा के कि वो पूरी दुनिया का जो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसको वो इम्पेक्ट कर रहे हो, उसके वाले से भी। फिर गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं, ये जितने ऊपर टैरिफ्स का जिक्र आया, ड्यूटीज का, सब्सिडीज का, ये बेसिकली गवर्नमेंट्स की कह लें कि डोमेन्स आती हैं। तो उनको जो है ना उनके साथ बातचीत करना, और रेगुलेशंस जो है ना उनको इस तरीके से मॉडिफाई करवाना कि वो ग्लोबल लेवल पे फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो उनको वेटेज दिया जाए। इसके अलावा लीगल प्रोटेक्शन देना, ये भी डब्ल्यूटीओ के रूल्स में पाया जाता है। लीगल प्रोटेक्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक बंदा जिसने कोई इन्वेंशन की है, तो वो उसकी लीगल राइट है कि दूसरा बंदा अगर उसको कोई यूज करना चाहता है तो उसको कोई रॉयल्टी पे करे, उसको कुछ उसके साथ एग्रीमेंट करे। जो इन्वेंटर है, या फिर बाज दफा ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे हम बासमती राइस की बात करें तो ये इंडो पाक का जो पंजाब का एरिया है दोनों साइड पे, यहाँ की प्रोडक्ट है। लेकिन अगर फर्ज किया यूएस से इसको पेटेंट करवा लेता है, तो फिर इवन जिन कंट्रीज की ये प्रोडक्ट है वो उसको यूज नहीं कर सकते उनकी परमिशन के बगैर। तो ये केस इंडिया ने विन किया है, यूएसए ने इसको पेटेंट करवा लिया था बासमती राइस को, तो डेफिनेटली अब वो लीड लेगा इंडिया। अगर हम इसमें कोशिश करते तो मे भी हम इसको विन कर लेते, क्योंकि हम भी उतना ही इसमें स्टेक होल्डर्स थे। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा साहू कऊ के नाम से। साहिवाल की गाय जो है वो बड़ी मशहूर है, ठीक है, दुनिया में उसको एक मकाम हासिल है। नो डाउट हमने इसकी ब्रीडिंग पे अब इतना काम नहीं किया, लेकिन ये आप इमेजिन करें कि एक श्रीलंका के अंदर साहू कऊ के नाम से जो है वो इसकी ट्रेड का जो है ना वो सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो अब बाहर वाली दुनिया को तो नहीं पता कि ये श्रीलंका की प्रोडक्ट है बेसिकली, या पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। इसी तरह सियालकोट जो है वो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स और सर्जिकल गुड्स के अंदर बड़ा मशहूर है। अब एक कह लेंगे दोस्त से मुझे इस चीज का पता चला कि इंडिया ने अपने बॉर्डर के अंदर, अपने एरिया के अंदर सियालकोट वाली साइड पे ही एक और सियालकोट बनाया हुआ है, ठीक है? और उस सियालकोट का मकसद क्या है कि जो इवन पाकिस्तान की बाज इंटरनेशनल लेवल पे देखे ना, तो पाकिस्तान को शायद लोग ना जानते होंगे जहाँ पे सियालकोट की गुड्स जाते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि शायद ये कोई सेपरेट एक कंट्री है जहां से ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो मेड इन सियालकोट भी लिखा जाता है चीजों के ऊपर। अब इंडिया इस चीज का बेनिफिट उठाना चाहता है कि अगर कोई गूगल मैप के थ्रू उसको एक्सेस करना चाहे तो उनको पता चले कि भाई ये एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली एक एक किस्म की एक शक तो पैदा कर दिया जाता है ना जब दो चीजें एक जगह पे आपको मिल जाएं। तो फिर ये तो बाद की स्टेज है डिसीजन लेना कि कौन सी असली है या कौन सी नकली है। तो आप देखें कि किस किस लेवल पे जो है ना वो लोग चीजों को देखते हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क्स जो है ना वो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ठीक है, कॉपीराइट्स का भी आपको मैं आगे एक एग्जांपल दूंगा। जैसे एक म्यूजिशियन है, एक सिंगर है, उसने एक एल्बम निकाला है अपना,
आप देखते हैं कि मार्केट में हर बंदा उसको कॉपी करके उसको फेंक देता है, और वो पैसे और जो उस बंदे को जाने चाहिए थे जिस कंपनी के साथ उसने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है या उसके वो शेयर उसको मिलता, बेसिकली वो दोनों लॉस में रहते हैं। तो कॉपीराइट, एमएस ऑफिस, विंडो या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके बारे में भी आप बड़े वेल अवेयर होंगे कि बाहर तो ये बड़ा एक स्ट्रिक्ट किस्म का जो है ना वो इसके ऊपर पाबंदी है। आप जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप परचेज करते हैं, और हमारे यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया है कि एक सीडी के ऊपर आपको हो सकता है कि हंड्रेड्स में वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स दे दिए जाते हैं, और आप जस्ट 20-30 रुपए पे करके उस सॉफ्टवेयर को, पायरेटेड वर्जन को जो है ना वो खरीद लेते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है कि जो उस कंपनी का, अब बिल गेट्स है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का बानी है, और माइक्रोसॉफ्ट जो है ना वो आपको पता होगा कि वो आईटी के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और वो शुरू कहाँ से हुई है, इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर उसने काम किया है, और अब वो दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे अमीर तरीन, पहले तो वो पहले नंबर पे था, तो अब दूसरे तीसरे नंबर पे भी स्टिल वो एग्जिस्ट करते हैं, बिल गेट्स जो है। और उसका बिजनेस, अब उसको ये पता चले कि पाकिस्तान में या इंडिया में या श्रीलंका में उसकी जो लोग तो इतने हैं यहाँ पे, इतने करोड़ की आबादी है, और इतने लोगों के पास जो है ना वो नेट की फैसिलिटी है, इतने लोगों के पास जो है वो आईटी टूल्स की फैसिलिटी है, लेकिन उसको यहाँ से उतना प्रॉफिट ना जा रहा हो, तो फिर उसके ज़हन में क्या आएगा कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हैं वो पायरेटेड फॉर्म में जो है वो डिलीवर किए जा रहे हैं। तो लीगली जब गवर्नमेंट बाउंड हो जाए, वो गवर्नमेंटल लेवल पे बातचीत करे, तो फिर मैंने यहाँ पे फैसलाबाद में इवन देखा है कि उन दिनों ये जो हमें मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर, जो मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो एनीहाउ ये मैंने इस पे काफी डिबेट कर दी है भाई, डब्ल्यूटीओ कैसे जो है वो फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज जो है ना उनको प्रमोट करता है, बाय एलिमिनेटिंग सम डिस्टॉर्शंस एक्टिविटीज एंड बाय इम्पोजिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। डब्ल्यूटीओ की जरूरत क्यों फील हुई भाई, वाई डब्ल्यूटीओ? So basically, the need for an institution to promote rule-based trade, जंगल का कानून नहीं भाई, rule-based trade was felt in 1930s when world suffered through the Great Depression and World War II. वर्ल्ड वॉर टू आप जानते हैं भाई, 1940s 44, ये ड्यूरेशन आपको पता होगा। तो दूसरी जंग अजीम और इसके अलावा ये ग्रेट डिप्रेशन का जो दौर था कि जिसमें दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर गई थी, और ये बेसिकली प्रोसेस शुरू कब हुआ था ग्रेट डिप्रेशन का? 1929, स्टॉक मार्केट क्रैश, वाइपिंग आउट सेविंग्स ऑफ पीपल एंड क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। उन वेस्टर्न वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली क्रैश कर गई थी। That Great Depression further resulted into World War II and destroyed many European countries। ठीक है, हिटलर वगैरह को अगर आप ज़हन में रखें तो वो जर्मन इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व था। तो बेसिकली दुनिया दो पोल्स में डिवाइड हो गई थी, और वर्ल्ड लेवल पे जो है ना वो जंग जो है वो हुई थी। अब पहले भी 10-15 साल से इकोनॉमी जो है वो उठ नहीं पा रही थी, और फिर मजीद, और हो सकता है ये लड़ाई लगी भी इसी वजह से हो, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। तो अल्टीमेटली लोगों की हालत जो है वो माइजरेबल होना शुरू हो गई, ठीक है, नेशंस जो है वो बेसिकली तबाह हो गई। तो अब इस सिलसिले में 1948 में 23 नेशंस दे ऑर्गेनाइज्ड द गैट, ठीक है, जिसको मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू से ही एग्जिस्ट करती थी, और 23 उस वक्त के जो कंट्रीज थी जिनीवा में वो इकट्ठे हुए, और उन्होंने इस चीज पे बातचीत करना शुरू कर दी कि उन कंट्रीज के दरमियान जो उस वक्त डिफरेंट किस्म के टैरिफ्स या डिफरेंट किस्म के जो डिस्टॉर्शन, ट्रेड डिस्टॉर्शन या ट्रेड की
हवाले से जो रुकावट पैदा करने वाली चीजें थी वो एग्जिस्ट करती थी, तो उनको बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए वो उन्होंने बातचीत का आगाज किया और ये बड़ा सक्सेसफुल हुआ। द फर्स्ट राउंड रिजल्टेड इन 4500 टैरिफ कंसेशंस affecting $10 billion, and at the moment it was about 1/5 of the world trade। यानी दुनिया में उस वक्त ना 50 अरब डॉलर का टोटल कारोबार होता था और उसमें से 1/5 जो है वो तकरीबन 10 अरब डॉलर के मुताबिक इन 23 मुल्कों ने आपस में जब निगोशिएशन किए, उन्होंने कंसेशंस ली, टैरिफ्स जो है ना उनको लोअर डाउन किया। और कितनी आइटम्स थी? 45,000 आइटम्स जो है ना वो बेसिकली ट्रेड हो रही थी उस वक्त, जिनके अंदर इनको इतना बेनिफिट हुआ। So WTO replaced GATT as the World Global Trading Body in January 1st, 1995. GATT trading regulations established between 1947 and 1994। यानी GATT जो है ना वो काम जिसने 48 में शुरू किया था वो 94 तक करती रही और इसमें कंट्रीज भी ऐड होते रहे मजीद। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि WTO की भी जो बेसिकली बेस है ना वो गैट पे ही एग्जिस्ट करती है और इन्होंने जो अपने रूल्स बनाए हुए थे मल्टीलैटरल ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, मल्टीलैटरल लेवल पे नेगोशिएशंस कर करके इन्होंने जो रूल्स डिफाइन किए हुए थे वो WTO के प्राइमरी रूल बुक बन गए। ये एक इंडिपेंडेंट भाई क्वेश्चन हम बाज दफा पूछ लेते होते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। तो बेसिकली ये 4 से 5 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखे गए हैं और अपेरेंटली आपको ये कोई इसमें बुरी चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन मैंने पहले भी आपसे बात की है कि जिन कंट्रीज ने इसका फायदा उठाया है उन्होंने इन सारी चीजों का फायदा उठाया है और जिन कंट्रीज ने WTO पे अमल नहीं किया वो बेसिकली नुकसान के अंदर है और हम भी उसमें शामिल हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज द रेजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, कि दुनिया में जो लोग रह रहे हैं ना, किसी कंट्री के अंदर पर कैपिटा इनकम जो है वो चंद बल्कि $1,000 भी नहीं बनती है और किसी कंट्री के अंदर 40-40 हजार डॉलर, 50-50 हजार डॉलर। सिंगापुर की बात कर लें, कोरिया की बात कर लें, यूएसए के अंदर इवन उसकी एक स्टेट कैलिफोर्निया की बात कर लें, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कब इंप्रूव करता है? जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। और पर कैपिटा इनकम कब बढ़ती है? जब कंट्रीज के अंदर जो उनकी लोकल प्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा हो कि वो उनको एक्सपोर्ट भी कर सकें, कि उनको लो रेट्स पे चीजें भी अवेलेबल हों और जो सरप्लस हो उनको वो डिफरेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकें। तो मेरा ख्याल है आप इससे एग्री करेंगे कि इनका ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक है कि अमीर गरीब कंट्री का फर्क खत्म होना चाहिए। लेकिन अगेन जैसे हमारी सोसाइटी में अमीर अमीर से होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जाता है, इसी तरह का हमें इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो WTO का नजर आता है। जो अमीर थे उन्होंने फायदा उठा लिया, उनका लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मजीद इम्प्रूव कर गया और बाकी लोग जो है ना वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसका बेनिफिट नहीं उठा सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज इंश्योरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। इससे भी आप एग्री करेंगे, तो बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव है। हर बंदा बारोजगार हो, हर बंदा जो है ना वो जॉब पे हो और डेफिनेटली अगर एक घर के अंदर एक कमाने वाला और 6 खाने वाले हैं और एक दूसरा घर है जिसके अंदर 6 के 6 लोग कमाने वाले हैं, तो किन की सिचुएशन बेहतर होगी, किन की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स जिनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सारे एम्प्लॉयड हैं। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका हो सकता है आप जिन कंट्रीज ने इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाई हैं, चाइना की एग्जांपल लें कि वो दुनिया भर में अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंट इसका जो ऑब्जेक्टिव है सी पैक को, ये जो एक इसने कंसेप्ट दिया है, इसके थ्रू 40-50 कंट्रीज तक चाइना की रोड के थ्रू जो है वो एक्सेस हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में चाइना जो है वो दुनिया के अंदर रूल करेगा अपनी ट्रेड के हवाले से। अब पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसका मकसद क्या है कि हो सकता है कि चाइना को यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना जो है ना वो बेनिफिशियल हो और वो अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे। अपनी वहां पे उसकी अब जो लेबर है वो उसको महंगी पड़ती हो। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो यहाँ पे चीपेस्ट
जो वेजेस पे लेबर अवेलेबल हो सकती है और स्टाफ को प्रोड्यूस करके वो आगे एक्सपोर्ट करके अपने कंट्री को मजीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जिन कंट्रीज की प्रोडक्शन बढ़ी है इंडस्ट्रीज की, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, और जिन इंडस्ट्रीज कंट्रीज की इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई हैं, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। और पाकिस्तान में भी हमें सिचुएशन नजर आती है। ना हमने पहले ऑब्जेक्टिव का फायदा उठाया है, ना हमने सेकंड ऑब्जेक्टिव का फायदा उठाया है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑफ कोर्स इसमें जो स्किल डेवलपमेंट है, इसमें जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है ना, इसके ऊपर जितना ज्यादा जिन कंट्रीज ने काम किया है, जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया है, जिन्होंने सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट किया है, उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स अगर हम किसी चीज को इतना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे कि फिर वो खत्म हो जाए, तो दिस इज नॉट द राइट सोल्यूशन। तो दुनिया अब कह रही है कि हर काम को सस्टेनेबल, यानी आप तरक्की भी करें लेकिन आप इन्वायरमेंट के ऊपर कंप्रोमाइज भी ना करें। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है और ये भी अच्छा ऑब्जेक्टिव है। सिक्योरिंग शेयर इन द ट्रेड ऑफ डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करे, एम्प्लॉयमेंट आ जाए, तो डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनका शेयर जो है ना उसको ग्लोबल ट्रेड के अंदर सिक्योर करना, ये भी इसका बेनिफिट है। ठीक है, अब आगे मैं आपसे बात करूंगा कि बाज डेवलपिंग कंट्रीज स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिक्ट कर लेते हैं सेफ्टी के हवाले से, स्पेशली कि जो पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग लीस्ट डेवलप कंट्रीज, वो उसको मीट नहीं कर पाते, और अल्टीमेटली उनकी जो प्रोडक्ट्स वैसे वो ठीक है लेकिन सेफ्टी के हवाले से उनमें कुछ कंप्रोमाइजिंग चीजें पाई जाती हैं। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, उनके पास लेबोरेटरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अवेलेबल नहीं है कि वो इन चीजों को मेजर कर सके, इन चीजों को अवॉइड कर सकें, और अल्टीमेटली दुनिया में जो मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, जो ट्रेड के लिए सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर वो अपना शेयर सिक्योर कर सकें। तो इसमें WTO बाज दफा मे बी वही जो कोटा सिस्टम होता है या कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज को, कुछ खास ग्रेस पीरियड दिया जाता है कुछ अर्सा तक। जैसे पाकिस्तान को कुछ टाइम दिया गया कि आप 8 से 10 साल के अंदर अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरीज, इन चीजों को बेहतर करें ताकि आप ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीजें जो है उनको प्रोड्यूस करके आगे मार्केट कर सकें। लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव हमें नजर आता है डिजाइनिंग रेसिप्रोकल एंड म्यूचुअली एडवांटेजियस अरेंजमेंट्स डायरेक्टेड टू सब्सटेंशियल रिडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस। तो म्यूचुअलिज्म जो है वो उसके हवाले से इस पे बात की जाती है। ये ना हो कि एक तबका तो फायदा उठाया जा रहा है, जैसे हमने चाइना के केस में देखा है कि पाकिस्तान जो है ना बड़ी फजूल किस्म की और वो चीजें जिनकी जरूरत भी नहीं थी वो इंपोर्ट करता रहा है, और अपनी जो कमोडिटीज बड़ी हाई लेवल की राइस है या इस तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट, हर्बल हमारी बहुत सारा स्टफ यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो जब आप इसको ट्रेड बैलेंस की बात करें तो हो सकता है कि पाकिस्तान 1 अरब डॉलर की चीजें चाइना को भेजता हो, और चाइना जो हो सकता है 20 अरब डॉलर की चीजें पाकिस्तान को भेजता हो। अब फायदे में कौन है? तो चाइना के साथ हमारा एक पुराना रिलेशनशिप है, उसमें हमारी बार्टर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है कि हम चीजों के बदले चीजें उनसे जो है ना वो एक्सचेंज करते हैं। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। Kindly join the second session for the rest of the talk.